द एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स। देखिए पहले तो डाल्टन वो इंसान है जिन्होंने हमको क्या कहा कि एटम्स एक जो मॉलिक्यूल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम भी एक स्मॉलेस्ट चीज जो होता है, उनका सबसे छोटा सा चीज जो होता है एटम, वो एग्जिस्ट करता है। ओके, जिसके बारे में हमको डाल्टन ने ये बताया। ओके, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि एटम्स जो होते हैं ये हमारा अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारा दे आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स, or they are the ultimate particles which has characteristics of mass but no structure। उन्होंने ये गलती कर दी यहाँ पर के ये बोल दिया कि एटम का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर बच्चों आपको ये तो देखिए, एटम का अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे पढ़ेंगे, है या नहीं। तो उसके बाद एटम का मॉडल का थोड़ा एक्सप्लेनेशन हुआ जब हम पढ़े एटॉमिक मॉडल। ओके, सो Yes. उन्होंने ये भी बोल दिया कि एटम्स आर क्या हुआ, एटम्स आर द इनडेस्ट्रक्टिबल, एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। एटम इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या हुआ, दैट मींस वी कैन वी कैन नाइदर क्रिएट एटम वी और नॉर डिवाइड एटम। ओके, सो एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ओके, सो Yes, sir. एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट, उन्होंने ये भी बोला कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में एटम जो एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं, उन्होंने उन सब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा पॉइंट्स आपको लिख रहा हूँ एटम के बारे में, जानकारी आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, जानकारी आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा देखिए, देखिए जो एटम का, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया एटम, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो एक ये जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, ये न्यूक्लियस के बाहर में घूमते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए मैं यहाँ पर आपको आपका टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा। ओके, आपको फटाफट फटाफट बता के चलूंगा यहाँ पर। तो देखिए, तो जो चीज हमारा जो हमारा इंपोर्टेंट होते हैं, तो देखिए थोड़ा मैं आपको पहले सब मॉडल बता देता हूँ, उसके बाद ये बताऊंगा। देखिए उसके एटम, जो थॉमसन एटम के जो ये उन्होंने डाल्टन ने ये बोल दिया है कि एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये बात सीधा दिल में लगा किसका, थॉमसन का। तो थॉमसन ने क्या किया, तो थॉमसन ने एक मॉडल बनाया वाटरमेलन मॉडल के टाइप में। उन्होंने ये कहा कि सपोज दिस इज ए एटम एंड suppose this is atom and here let it use the highlighter, and here it is the positively charged particles। ओके, उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम्स के चारों ओर फैले हुए हैं। ओके, सो दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, है या नहीं, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। एटम के चारों ओर उन्होंने फैलते हुए यहाँ पर उनको रखा गया है नहीं, दे आर फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम्स। तो ये जो कलर आपने देखा यहाँ पर, ये जो कलर आपने देखा है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो लेस और मोर यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आया, इनको जो हमारा थॉमसन ने इनका नाम रख दिया क्या, निगेट्रॉन्स। क्या रख दिया इनका नाम, निगेट्रॉन्स। ओके, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आया, इसको थॉमसन ने क्या कहा, इन सबको कहा निगेट्रॉन्स। एंड दिस द वर्ड निगेट्रॉन वाज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन। किसने बोला इसको, इलेक्ट्रॉन किसने बोला निगेट्रॉन को, द नेम ऑफ द निगेट्रॉन वाज मॉडिफाइड टू इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी। ओके, तो किसने बोला, स्टोनी, जो साइंटिस्ट स्टोनी ने ये बोला कि ये निगेट्रॉन नहीं, ये हम इसका नाम मॉडिफाई करके उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं। Yes, sir.
यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और बात आपको बता रहा हूँ। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ध्यान रखिए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। ओके, इसको याद रखना। ओके, तो व्हाट इज द मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन? तो उसके बाद मैंने आपको ये बोल रहा हूं, द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन? सो ये उसका ये ऐसा आता है, रेस्ट मास, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर रूट ओवर। ओके, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ओके, सवाल आता है डायरेक्टली एसोसिएशन रीजन के टाइप में ये सवाल आते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होता है? भी होता है हमारा वेलोसिटी। ओके, भी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड सी क्या होता है? आपको मालूम है सी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ, बताइए। लाइट। लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर भी, इफ भी एंड सी बोथ आर सेम, अगर भी और सी दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा? देन इलेक्ट्रॉन का मास कितना आएगा? देखिए सवाल ऐसे आता है, क्वेश्चन से ऐसे आते हैं, अगर द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन? क्या बता सकते हैं? अरे बताइए ना, मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाई, इसको आप इसके तरफ ध्यान ही मत दीजिए, 1/v/c का स्क्वायर का रूट ओवर, v इज इक्वल टू सी, उसका मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स रेस्ट मास बाई 0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो मास कैलकुलेट ही किया नहीं जा सकता। ओके, तो उसका मास इन्फिनिटी तक आता है, समझे? यस सर। ये इस तरह का सवाल आपको दिया जाएगा। रेस्ट मास का कितना आएगा? अगर भी सी से सी का डबल हो गया, ओके, और भी सी का हाफ हो गया, 3/4 हो गया, ओके, ये भी एंड सी का रेस्ट मास से आपको दिया जाएगा। ओके, भी एंड सी का आपको ये जो भी और सी के बीच में एक रिलेशनशिप आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तभी आप निकाल सकते हैं मूविंग मास, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। ओके, समझे या नहीं? यस सर। ओके, तो उसके बाद आपको ये भी बता देता हूं कि मास ऑफ द प्रोटॉन्स क्या होते हैं, कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है? देखिए, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.0072 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। अगर केजी में लिखूं तो 1.672 10⁻⁻24 ग्राम, which is equal to 1.672 10⁻⁻27 kg। ओके, ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। ओके, इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ओके, यस समझे सर। या नहीं? तो ये हमारा हो गया डाल्टन्स मॉडल। ओके, उसके बाद आपको भी ये पता होगा कि रदरफोर्ड ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल लेकर, है नहीं? गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया, कुछ पार्टिकल इधर से उधर चले गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे बिखरे गए, और कुछ पार्टिकल्स डायरेक्टली बैक हो गए। ये हमारा हो गया रदरफोर्ड्स मॉडल, है नहीं? तो रदरफोर्ड को मॉडल में अल्फा पार्टिकल का यूज हुआ था। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल होते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, है नहीं? तो
यहाँ पर आपको पूछे जाने वाला सवाल क्या होते हैं। ओके, तो देखिए पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट्स में लेकर बता रहा हूँ, अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना। व्हाट इफ आपको, दिस इज द DA इज द diameter of the atom, diameter of atom, okay, d n is the, suppose dn यहाँ पे लिखो, dn is the diameter of the nucleus, okay। तो अगर मैं यहाँ पर da/dn कर लेता हूं तो क्या आ जाएगा, तो डायमीटर, एटम का डायमीटर लगभग, ये याद रखना, 10⁻⁻8 का यूनिट में होता है नहीं, और इसका 10⁻⁻13 का यूनिट तक होता है। ओके, सो उनका रेशियो क्या होगा, 10⁻⁸ बाई 10⁻13, उसका मतलब हो जाएगा 10⁵। दैट मीन्स DA इज इक्वल टू 10⁵ इंटू DN। उसका मतलब क्या हुआ, आप खुद ही बताइए। DA का मतलब क्या हुआ, डायमीटर ऑफ Diameter एटम of, इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, समझे? yes sir. Yes, अरे हाँ या नहीं? yes sir. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द डायमीटर ऑफ द एटम इज 10⁵ टाइम्स द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, है या नहीं? Yes sir. दैट Yes, मीन्स द diameter of atom is 10⁵ times the diameter of yes. nucleus। समझे? Yes sir. ओके, सो उसके बाद द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस विद इन इट। ओके, दूसरा वाला पॉइंट, इसको भी याद रखना। ये वाला हमारा ये आज में जहां जो भी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब जीके वाला सवाल है, जो डायरेक्ट भी आपको पूछा जा सकते हैं। ओके, पूछ लिया जा सकते हैं डायरेक्टली, ये एनसीईआरटी से मैं एक्सट्रैक्ट किया हूं। ओके, तो आपको बता रहा हूं। ओके, देखिए मैं यहाँ Yes पर sir. लिख रहा हूं, यहाँ पर द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस is proportional to the cube root, the cube root of the number of the nucleons within it, number of nucleons within it। तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का नंबर। ओके, सो उसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली R इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक मास जो होता है नहीं, न्यूक्लियंस का मतलब Sir. क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं कि एटॉमिक मास, या नहीं? Yes sir. अरे हाँ या नहीं? तो Yes यह sir. ये A⁻⁻⁴ हो जाएगा, Yes sir. हाँ या नहीं? तो Yes उसका sir. मतलब ये हुआ कि R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट R0 A⁻⁴। अरे हाँ या नहीं? Yes sir. तो R0 क्या होता है, R0 क्या है, R0 के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है R इज इक्वल टू, R0 का वैल्यू कितना है, 1.33 10⁻⁻13। ओके, ये एक कांस्टेंट है। ओके, सो Yes. इतना इंटू A⁻⁻⁴ आ जाएगा या नहीं? तो Yes. यूनिट, इसका यूनिट कहाँ कितना क्या होगा, सेंटीमीटर होगा इसका यूनिट। ओके, तो ये बात को याद रखना है। ओके, तो R इज इक्वल टू 1.33 10⁻⁻13 A⁻⁻⁴। ओके, Yes sir. ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सो वॉल्यूम एटॉमिक, अब यहाँ पर मैंने आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, बाई
वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, आपको वॉल्यूम तो मालूम है, वॉल्यूम का वॉल्यूम, ये हमारा स्फीयर का एटम को हम स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू है या नहीं? तो Yes, सपोज sir. दिस इज पाई आर वन क्यू, ये हमारा हो गया 4/3 पाई आर टू क्यू, ये कैंसिल हो गया, सो आर वन Yes, क्यू sir. बाई आर टू क्यू है या नहीं? Yes, sir. आर वन को यहाँ पर मैंने ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू आर वन क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू आर टू क्यू। कोई गलती होगा या सही No, होगा? sir. तो सही हो। इसको 2r1 का क्यू, इसको 2r2 का क्यू लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? Yes, sir. तो 2r1 का मतलब क्या होता है? डायमीटर, सो d1 का क्यू बाई d2 का क्यू। तो d1 कितना होता है? 10 टू द पावर -8 का क्यू बाई 10 टू द पावर -13 का क्यू। क्यूब। ओके, इसको सॉल्व करो तो 10 टू द पावर 5 कितना आएगा? 5 का होल क्यू, दैट इज 10 टू द पावर 15, हाँ या नहीं? Yes, sir. तो कंक्लूजन क्या मिला यहां से? द वॉल्यूम ऑफ द एटम, द वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ किसका? न्यूक्लियस। हाँ या नहीं? Yes, sir. बस खत्म हुआ। ओके, सो यहाँ पर दैट मीन्स एटम का वॉल्यूम बहुत है, इसका मतलब क्या होता है? एटम का वॉल्यूम बहुत होता है न्यूक्लियस के हिसाब से, है नहीं? तो न्यूक्लियस बहुत ही कंसंट्रेटेड होकर एक ही जगह में बहुत कंसंट्रेटेड होकर यहाँ पर रह जाता है। तो इसीलिए हमको ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स विथ हाई स्पीड्स। क्योंकि हाई स्पीड में ये क्यों मूव कर सकता है? इसके पास वॉल्यूम ज्यादा है। अगर आपके घर में स्पेस कम है तो आप यहाँ पर धीरे धीरे मूव करेंगे, अगर स्पेस ज्यादा है तो आप दौड़ो ना, कोई भी रोकने की या टोकने के लिए नहीं होगा। अगर छोटे जगह पे दौड़ोगे तो माँ या बाप से पिटवाओगे, है या नहीं? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो सो दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। देखिए, एटॉमिक मॉडल इज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, आपको मालूम है नहीं? Yes, जैसे sir. कि सन बीच में होता है, प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ओके, अभी हमको ये पढ़ना है थोड़ा टर्म्स जो हम यूज करेंगे। ओके, देखिए आपको तो मालूम है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? जेड, दिस इज द Number of नंबर protons. ऑफ प्रोटॉन्स, है या नहीं? Yes, उसके sir. बाद आता है आपका मास नंबर, मास नंबर ए रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द नंबर Number of ऑफ protons. प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ Neutrons. न्यूट्रॉन, है या नहीं? Yes, sir. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो भी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू Number mass number minus number of protons. ए माइनस जेड, फटाफट काम तमाम, है या नहीं? दिस इज ए, दिस इज जेड, ए माइनस जेड, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो अभी देखेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ओके, Yes, sir. पहला वाला हमारा आता है आइसोटॉप्स। ओके, तो आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप हम किसको कहते हैं? देखिए, आइसोटॉप में क्या होता है कि अगर द एटम्स हैव द सेम, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या सेम होता Yes, है? sir. Atomic एटॉमिक number. नंबर क्या होता है? सेम। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब क्या हुआ? दैट इज द सेम एटम, दैट मींस दे आर द सेम एटम। तो सेम एटम में डिफरेंट क्या होता है? मास Mass नंबर होता number. है डिफरेंट, है नहीं? तो सेम Yes, एटम में मास नंबर कैसे डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन yes, sir. आइदर सेम रहेगा या विल बी इक्वल टू सेम और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, है नहीं? Yes, sir. ये एक ही कंडीशन है, आइदर सेम होगा या फिर ज्यादा होगा। ओके, तो मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर कार्बन का,
कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। ओके, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके पास 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके पास 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 होते हैं, है नहीं? इसलिए मास Yes, नंबर sir. 12 आया, इसलिए मास नंबर यहाँ पर 13 आया, इसलिए मास नंबर यहाँ पर आया 14। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर होते हैं डिफरेंट, इसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ओके, उसके बाद आता है आइसोटॉप के बाद, तो क्या होगा? आइसोटॉप के बाद आता है हमारा Isobar. आइसोबार। Isobar. तो आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार्स आर द गिवन बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल द आइसोबार वाज गिवन बाय एस्टन, ये याद रखना, इट वाज गिवन बाय एस्टन। क्या आपको पहले से मालूम था एस्टन के बारे में? No, sir. ओके, ये द आइसोबार वाज द टर्म आइसोबार इज गिवन बाय एस्टन। ओके, तो आइसोबार्स आर द, आइसोबार में क्या होता है? मास नंबर सेम होते हैं, है नहीं? यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर Mass number same होता पलट जाते हैं, मास नंबर होते हैं सेम, तो डिफरेंट क्या होता है? सो डिफरेंट होते हैं है atomic number. एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट एटम, है नहीं? सो अगर डिफरेंट एटम का मास नंबर सेम आ जाए, तो मास नंबर सेम आ जाए तो उनको हम क्या कहेंगे? आइसोबार। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 3 आपने देखा, हीलियम का 2 3 आपको मैंने यहाँ पर लिखवाया, है या नहीं? इसका मास नंबर 3, यहाँ पर मास नंबर 3, लेकिन एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1। ओके, सो एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम, सो दे, इनको हम क्या कहेंगे? आइसोबार। जैसे कि अगेन पोटेशियम का 1940, कैल्शियम का 2040, तो मास नंबर होता है यहाँ पर सेम, लेकिन डिफरेंट कहां पर आता है? डिफरेंस आता है एटॉमिक Atomic नंबर number. पर, डिफरेंस। सो इन दोनों को हम कहेंगे आइसोबार। ओके, समझ में आया? Yes, sir. उसके बाद आता है आइसोडायाफर्स। ओके, आइसोडायाफर। तो देखिए आइसोडायाफर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? देखिए, टू एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, दैट मीन्स एटम्स अलग अलग होते हैं, दैट मीन्स इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है या नहीं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो सेम क्या होता है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर इज सेम। ओके, क्या सेम होता है यहाँ पर? n माइनस पी का वैल्यू। देखिए आपको यह बताना है, बोरॉन 5 11 एंड सपोज कार्बन 6 13, तो यहाँ पर प्रोटॉन 5 है, यहाँ पर प्रोटॉन 6 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। यहाँ पर Yes, sir. मास नंबर होता है 11, यहाँ पर मास नंबर होता है 13, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा? 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। अरे हाँ या नहीं? 6. Yes, sir. यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? इतना। ये हमारा प्रोटॉन का नंबर आएगा कार्बन के लिए 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 का मतलब क्या होगा? 7, है नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर n माइनस पी का वैल्यू कितना होगा? 1. 6 माइनस 5 1. 1, यहाँ पर 7 माइनस 6 1, 1. दैट मींस n माइनस p का वैल्यू सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो इनको हम कहेंगे आइसोडायाफर। समझे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो वैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, नाइट्रोजन 7 15 का, फ्लोरीन 9 19 का। यहाँ पर डायरेक्ट मैं निकल रहा हूँ, 9 न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना आएगा? 15 माइनस 7 दैट इज 8। यहाँ पर कितना आता है न्यूट्रॉन? 19 माइनस 10, 9 इज इक्वल टू 10, माइनस दिस इज 7, this is 9, 8 minus 7 1, 10 minus 9 1। सो ना न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वैल्यू सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोडायाफर।
समझे या नहीं? Yes, sir. ओके ठीक है। उसके बाद आता है आइसोटोन। तो आइसोटोन्स किसको कहते हैं? जिनके पास न्यूट्रॉन का नंबर समान होता है नहीं? दैट Yes. मीन्स एटॉमिक नंबर होते हैं डिफरेंट, एटॉमिक नंबर होते हैं डिफरेंट, तो सेम क्या होते हैं? नंबर ऑफ Neutrons. न्यूट्रॉन होते हैं सेम। ओके, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो उनको कहते हैं आइसोटोन्स। देखिए जैसे कि H13 He24, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आता है? 3 - 1 2, यहाँ पर 4 - 2 2, आया नहीं? Yes, न्यूट्रॉन sir. का नंबर सेम है, इसको इसीलिए हमको कहते हैं आइसोटोन्स। उसके बाद आता है आइसोस्टर। क्या आता है उसके बाद? Iso. आइसोस्टर। तो आइसोस्टर में क्या होता है? देखिए आइसोस्टर में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दे आर द मॉलिक्यूल्स which have same number of atoms and electrons. Okay, so different molecule होते हैं, different क्या होते हैं? molecules. Okay, same क्या होते हैं? having same number of atoms and electrons. तो एटम भी सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। ओके, जैसे कि CO2 एंड NO2, CO2 NO2। ओके, यहाँ पर देखिए इस तरफ लिख लेता हूं CO2 NO2। यहाँ पर नंबर ऑफ, पहले वाला नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर भी होते हैं 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। कार्बन के पास 6. 6, ऑक्सीजन के पास 8 × 2 16, फटाफट बताइए यार, 22। ओके, इसके पास कितना आएगा? 7. नाइट्रोजन के पास कितना? 7। 16. ओके, तो कितना आता है? 23. 23 हो जाएगा। सॉरी दिस इज N2O, सॉरी N2O, सॉरी। ओके, तो कितना आता है नाइट्रोजन का? 7 × 2 14 प्लस 8 will be equal to 22। ओके, so CO2 and N2O they are the isosters, है या Yes, नहीं? sir. बस। ओके, लेकिन CO2 and NO2 मैंने पहले जो लिखा था NO2 they are not isosters। ओके, आइसोस्टर में क्या होते हैं? एटम्स भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। ओके, Yes, समझे या sir. नहीं? Yes, ओके, sir. तो उसके बाद आया आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? एनी स्पेसिस, चाहे कोई भी स्पेसिस हो, एनी टू स्पेसिस, एनी टू डिफरेंट स्पेसिस, चाहे न्यूट्रल सब्सटेंस हो या पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस हो या नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस, कोई भी हो, कुछ भी हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, ये कोई भी हो, कुछ भी हो, एनी स्पेसिस हो, अगर उन दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए बच्चों, अगर उन दोनों का क्या सेम आ जाए? नंबर Number of ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए, तो उनको हम कहेंगे क्या? आइसो isoelectronic. इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। जैसे कि क्लोरीन माइनस एंड आर्गन, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इन द Cl माइनस इज इक्वल टू 18, एंड आर्गन के पास वैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. अच्छे से समझे या Yes, नहीं? sir. Yes, ओके, sir. Mangi, are you doing the class? Yes, sir. ओके, सो उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, सो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो ही चीज होते हैं जिनका
बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है नहीं? तो अगर किसी कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके साथ साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। ओके, सो सॉरी। Okay, so and the electric field and the magnetic field both are have an angle 90 degree to each other. That means they are perpendicular to each other, है नहीं? तो that Yes, means sir. यहाँ पर मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, the electric field, the EF का मतलब electric field and magnetic field both are perpendicular to each other. That means electric field is perpendicular to magnetic field, है या नहीं? तो जो भी रेडिएशन है, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होकर जा रहा है, ओके, दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उनका रिजल्टेंट कंपोनेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या कहते हैं? ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, Electromagnetic. ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कंपोनेंट यहाँ पर मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, सो द रिजल्टेंट value, the resultant that is the consequence of the electric field and the magnetic field is known as the electromagnetic radiations. So how many electromagnetic radiations we have? We have, there are 7 electromagnetic radiations. That means radio wave, राधा ने मीरा को इनविटेशन भेजा अल्ट्रा एक्स गाने को, है नहीं? क्या बोला मैंने? राधा ने मीरा को इनविटेशन भेजा, किसके लिए? अल्ट्रा एक्स गाने को। ओके, राधा से आया रेडियो वेव, ओके, मीरा से आया माइक्रोवेव, ओके, इनविटेशन से आया इंफ्रारेड, भेजे से आया विजिबल, यहां से आया यूवी, एक्स का मतलब होता है एक्सरे, गाने का मतलब होता है गामा रे, है नहीं? तो ये हमारा होता है रेडिएशंस। ओके, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, ओके, X-ray, gamma ray. एक्सरे, गामा रे। ओके, सो इस ये हमारा होता है हाई वेवलेंथ वाला, जिसका एनर्जी होता है लो। ये हमारा होता है लो वेवलेंथ वाला, और जिसका एनर्जी होता है हाई। ओके, तो ऊपर से नीचे तक वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज इन वेवलेंथ, है नहीं? Yes, sir. एंड एनर्जी का वैल्यू ऊपर से नीचे तक इंक्रीज इन एनर्जी। ओके, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ओके, सो देखिए, तो ये हमारा हो गया सॉरी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इन सब का जो प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला वाला वेवलेंथ, वेवलेंथ किसको कहते हैं? देखिए आप ही बताइए। तो एक वेव, सपोज दिस इज ए वेव, है नहीं? ये हमारा क्रेस्ट है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं? तो कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉ होते हैं, है नहीं? सो द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड द कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉ आर कॉल्ड एज वेवलेंथ, है नहीं? उसके बाद Yes, sir. वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट। Meter. ओके, Meter. जैसे कि हमको इसका यूनिट को हम मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, है नहीं? तो सबसे अच्छी बात होता है कि हम एंगस्ट्रॉम में ले लीजिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं, इसको याद रखना। ओके, उसके बाद आता है वेव नंबर।
तो वेव नंबर का मतलब क्या हुआ? वेव नंबर इज डिफाइंड एट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ. Okay, that means which represents that it is the number of waves present in 1 centimeter. That means this is the 1 centimeter distance. 1 centimeter के अंदर कितने सारा waves मेरा present है. Okay, this is the number of waves present in 1 centimeter. इसको हम कहते हैं वेव नंबर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, है या नहीं? तो यहाँ Yes, पर sir. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ. सो न्यू Wavelength. बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. वेवलेंथ को, ये लैम्बडा क्या होता है? वेवलेंथ. वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्बडा. उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज defined as the number of the waves which pass through a point in 1 second. So suppose this is a point, so they are the number of waves. So in 1 second how many waves are passing? Okay, देखिए अगर वेवलेंथ थोड़ा कम हो तो 1 सेकंड में बहुत ज्यादा वेव पास कर सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ अगर ज्यादा हो तो सिर्फ एक ही वेव पास कर सकता है, थोड़ा कम वेव पास करेंगे, है या नहीं? तो उसका Yes, sir. मतलब क्या होता है? वेवलेंथ is inversely proportional to frequency, है या नहीं? That means Yes. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में एक पॉइंट को कितना सारा वेव क्रॉस कर रहे हैं, है या नहीं? द नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग ए पॉइंट इन 1 सेकंड, है या नहीं? इसे लिख सकता हूं, द नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग ए पॉइंट इन 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में कितना वेव्स एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं. ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी में. तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा. ओके, दिस इज सी बाई लैम्बडा. सी होता है क्या? सी होता है Speed of वेलोसिटी light. ऑफ लाइट. ओके, तो देखिए सी इज इक्वल टू सी इंटू 1/लैम्बडा क्या होता है? न्यू बार. सो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, है या नहीं? दो फॉर्मूला डिडक्ट हो Yes, गए यहां sir. से. ओके, समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है. तो अगर ये समझ में आ गया है तो अब चलते हैं किसके तरफ? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के तरफ. तो देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमको क्या कह रहा है? तो प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे, प्लैंक्स ने क्या कहा? थोड़ा पानी पी लो स्टूडेंट्स, जस्ट वेट. सो द साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक वाज एक्सप्लेन्स दैट, तो जब भी यहाँ पर कोई सोर्स है, क्या है यहाँ पर? सोर्स. ओके, कोई सोर्स है, तो सोर्स में से जो भी रेडिएशन यहाँ पर आता है, जो भी रेडिएशन आता है, ये ऐसे कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं आता. ओके, द सोर्सेस ऑफ रेडिएशन आर नॉट इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर. ओके, सो ऐसे नहीं आता, ये गलत है. ओके, तो कैसे आता है? ये ऐसे आते हैं, डिसकंटिन्यूअस मैनर में. ओके, ऐसे ऐसे रेडिएशंस आते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो रेडिएशंस आते हैं यहाँ पर, ये जो स्मॉल पैकेट्स है, ये इनको हम कहते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम Small कहते हैं, packets of energy. मेरे साथ बोलिए, इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. आप म्यूट Energy. करके भी बोलिए, लेकिन बोलिए. ओके, मुझको सुनाई दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ना. ओके, आपको बोलना है. ओके, फटाफट याद रखना है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ये जो स्मॉल पैकेट होते हैं, जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी का स्मॉल पैकेट होता है, उसको हम कहते हैं एनर्जी क्वांटा. क्या कहते हैं हमको उनको? एनर्जी Energy quanta. क्वांटा. और उसको कहते हैं क्वांटम्स ऑफ एनर्जी.
क्वांटम्स ऑफ एनर्जी। ओके, समझ में आया? देखिए उसके बाद अगर इसको हम कहते हैं क्या, एनर्जी क्वांटा और क्वांटम्स ऑफ एनर्जी, तो उसके बाद जो आया हम जो पॉइंट्स उन्होंने कहा कि स्पेशली जब भी वो सोर्स को लाइट का सोर्स लेते हैं, तो सोर्स को किस में रिप्रेस करते हैं, लाइट का सोर्स है। व्हेन द सोर्स इज अ लाइट सोर्स, देन द लाइट सोर्स से जो स्मॉल पैकेट निकलेगा, स्मॉल पैकेट जो निकलेगा, उन स्मॉल पैकेट को हम कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। photons. Okay, so that means the energy quanta of light energy or quantums of light energy are called as photons, है या नहीं? तो लाइट एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पैकेट होता है, अगर अगर ये सोर्स एक लाइट सोर्स है एंड दीज आर द पैकेट्स ऑफ द लाइट सोर्स, देन द एनर्जी इज नोन एज, देन द पैकेट इज नोन एज फोटोन। समझ में आया या नहीं? फोटोन किसको कहते हैं? Yes, ओके, sir. सो बोर्स ने सॉरी प्लैंक्स ने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि उनको एनर्जी कैलकुलेशन करना था, किसका? फोटोन का। तो उन्होंने ये कहा कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन को उन्होंने कंसीडर कर लिया, एक फोटोन उन्होंने ले लिया। उन्होंने ये बोला कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ओके, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। उसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज इक्वल टू some constant into frequency, that means E is equal to h nu, where h is the Planck's Planck's. constant and h का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? h का वैल्यू होता है 6.62 10 to the power minus 34 जूल into second। ओके, अगर उसका ऑर्ग में वैल्यू ले लूं, तो कितना आएगा? वही 6.62 10 to the power minus 34 कितना हो जाएगा? 10 minus 27 हो जाएगा। दिस इज द ऑर्ग इनटू सेकंड। ओके, तो एज का वैल्यू इतना होता है। ओके, ये हमारा होता है एक फोटोन के लिए। तो अभी मुझे बताइए, इफ देयर आर n नंबर ऑफ फोटोन्स, तो n नंबर ऑफ फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? n इंटू एच न्यू या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए n इंटू एच तो कांस्टेंट है, न्यू क्या होता है? c बाई लैम्बडा या नहीं? Yes, sir. दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला n इंटू एच इंटू सी भी कांस्टेंट है, 1 बाई लैम्बडा कितना होता है? न्यू बार, हाँ या नहीं? Sir. तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो देखिए मैंने टोटल कंक्लूजन क्या लिखा यहाँ पर, एनर्जी ऑफ nth फोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इनटू h न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इनटू h इनटू न्यू होता है c बाय लैम्बडा, व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इनटू h इनटू c इनटू 1 बाय लैम्बडा होता है न्यू बार। ओके, तो ये हमारा आ गया टोटल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ओके, तो देखिए आज मैं सिर्फ फार्मूला पढ़ा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में, जो कल का क्लास होगा, मैं उस क्लास में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ओके, चैप्टर खत्म कर दूंगा कल। ओके, सो देखिए, तो उसके बाद आया बोर्स मॉडल। किसका मॉडल आया? Force बोर्स model. मॉडल। तो बोर ने क्या कहा? उन्होंने तो पोस्टुलेट, बहुत सारा पोस्टुलेट दे रखे थे, है या नहीं? तो पहला वाला ये पॉइंट कहा कि जो ये जो बोर्स का मॉडल होता है, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम में देखिए He+, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? एक इलेक्ट्रॉन One. है नहीं? तो He+ का भी Yes. एक इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है? ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। तो जो भी स्पेसिस हो, अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे कि He+, Li2+, बेरिलियम 3+, एक्सेट्रा। सो दीज आर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स। समझ में आ रहा है या नहीं?
Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने दो फोर्स के बारे में जिक्र किया। यहाँ पर दो फोर्स को लेकर ये उन्होंने ये जो मॉडल एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वन इज कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स मालूम है आपको कितना होता है? F इक्वल टू, बताइए, K इंटू, अरे Q1 Q2 by R बताइए, square. Q1 Q1 Q2 बाई Q2 आर R स्क्वायर। square. बताइए। उसके बाद दूसरा वाला फोर्स क्या होता है? दूसरा वाला फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई V आर, square है या नहीं? R. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा बोर्स मॉडल का। ये जो पहला वाला ये दोनों जो चीज होते हैं, ये दो पॉइंट्स को लेकर वो मॉडल का एक्सप्लेनेशन किया। ओके, पोस्टुलेट लिखे। ओके, तो मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ पोस्टुलेट क्या है, लिख नहीं रहा हूँ। ओके, देखिए, atoms has a nucleus where all the protons and neutrons are present, है नहीं? तो that means atoms के अंदर, यहाँ पर एटम के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, उनके सराउंडिंग में ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, है या नहीं? जैसे जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं किसके ओर? Sun सन के के around. चारों ओर। ओके, देखिए, तो जैसे जैसे इस तरह, so here the electrons revolve around the nucleus as like the sun, sorry, the planets revolve around the nucleus, है या नहीं? तो यहाँ पर उन्होंने पहला वाला जो पोस्टुलेट हमको जो चाहिए, देखिए मैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको चाहिए। ओके, से उन्होंने ये बोला कि अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। पहला वाला पॉइंट है, उन्होंने क्या कहा? attraction force is equal to centrifugal force। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को यहां से उधर रिपेल कर रहा है या नहीं? ये हमारा हो गया पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि द एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई। n का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। दैट मीन्स इसका मतलब होता है n इज एन इंटीजर, है नहीं? सो उसका मतलब क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। सो देखिए, इंटीजर कभी फ्रैक्शन नहीं होता, है नहीं? सो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होता है। ये फ्रैक्शन या जीरो नहीं होते, हमेशा इंटीजर ही होता है। ओके, सो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन H हाइड्रोजन एटम, ओके, इन फोर्थ ऑर्बिट। ओके, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो फोर्थ ऑर्बिट में है और उसका आपको एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है, तो एम्बियर कितना आएगा उसका? तो एन आता है कि फोर्थ ऑर्बिट का मतलब एन होता है 4, 4 इंटू एच बाई 2 पाई। उसका मतलब क्या आता है? 2h 2H. बाई, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. अच्छे से समझ में आया 2h बाई पाई कैसे हुआ? ओके, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे भी सवाल पूछ सकता हूँ। द एंगुलर मोमेंटम of hydrogen atom is found to be 2.5 h by 2 pi, sorry, h by pi. Okay, so in which orbit the electron is moving? बताइए, 30 सेकेंड का अंदर आंसर बताइए। Second. सर फिफ्थ ऑर्बिट।
So NH by 2 pi is equal to 2.5 H by pi. तो H by 5 pi, H by pi cancel. That means N by 2 is equal to 2.5. N is equal to 2 into 2.5 means 5. That means in the fifth orbit. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Okay. उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सपोज दिस इज ए लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस इज एन हायर एनर्जी लेवल. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और उसको एनर्जी प्रोवाइड किया गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल से जंप करेगा किस कहाँ पर? हायर एनर्जी लेवल तक. दैट मींस व्हेनेवर वी अप्लाई एनर्जी, वी प्रोवाइड एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. ओके, समझ में आया या नहीं? तो दैट Yes, मींस sir. whenever electron loses some amount of energy, then it returns back to the lower energy level. Okay, समझे? Yes, sir. That means क्या हुआ? Electrons absorb energy that means lower energy level to higher energy level, है नहीं? तो when electrons loses energy, higher energy levels to lower energy level, है नहीं? समझ में आया? Yes, sir. है नहीं? तो उसके बाद हमको ये मालूम पड़ा कि देखिए उसके बाद आपका एक डेरिवेशन होता था रेडियस के लिए, nth रेडियस के लिए, nth एनर्जी के लिए, वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, है नहीं? तो मैं आपको सीधा साधा आपको ये बताऊंगा, आपको सिर्फ याद रखना है. ओके, तो देखिए रेडियस क्या होता है? रेडियस विल बी इक्वल टू 0.529, दिस इज n स्क्वायर बाई जेड, इतना एंगस्ट्रॉम होता है. ओके, ये होता है हमारा रेडियस. ओके, जेड क्या होता है? एन होता है ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एंड जेड, जेड क्या होता है? जेड होता है Atomic number. एटॉमिक नंबर. ओके, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया? वेलोसिटी का वैल्यू आया 2.18 10 टू द पावर 6. दिस इज जेड बाई एन, इतना मीटर पर सेकंड में आता है. सो 2.18 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड. याद रखे, याद रहेगा या नहीं, या फिर Yes, भूल sir. जाओगे? याद रहेगा? याद तो है. देखिए टोटल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है या नहीं? तो देखिए मैं आपको इस स्लाइड में बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है. देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक Half एनर्जी mv होता है square. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है यहाँ पर. ओके, Yes. तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है? k इंटू जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है k इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर. ओके, ये हमारा होता है, सॉरी माइनस ऑफ इतना, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई के जेड स्क्वायर बाई आर. ओके, तो यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी में अगर 2 मल्टीप्लाई कर लूं तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड में आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. ओके, समझ में आया? Yes, sir. सो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई लिखा, इसको एनर्जी को ई लिखा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? 2e, है या नहीं? Yes, sir. समझे या नहीं? ओके, सो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना आता है? के जेड स्क्वायर बाई 2r. ये इसको डिराइव करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि आपको समझ में भी आना बहुत जरूरी है. के जेड स्क्वायर बाई आर, है या नहीं? Yes, sir.
ଯୋଉଟା ହଁ ଇୟର ବଡ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଥିବ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କୁ ଲଗେଇକି ବାହାର କରିଦେବେ, ଲଗେଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ओके तो उसके बाद आया देखिए ये इन दोनों को कैंसिल आउट करने से क्या आता है, ये आता है हाफ, ये वन वाला वन माइनस हाफ इक्वल टू माइनस हाफ, है नहीं, है नहीं। तो कितना आता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आता है सॉरी काइनेटिक एनर्जी का सॉरी हाँ माइनस के जेड स्क्वायर वाई आर टू आर, है नहीं, इतना आता है। ओके तो ये इनका वैल्यू कितना होता है, देखिए ई टोटल का वैल्यू इतना आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 -13.6 कितना आता है जेड स्क्वायर बाई एन, जेड स्क्वायर बाई एन। ओके तो यहाँ पर एनर्जी का ये होता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। ओके तो कितना सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके तो दिस इज द काइनेट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यूनिट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस सो डेल ई विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस, that means energy of n2 orbit minus energy of n1 orbit will be equal to minus 13.6 into सॉरी यहाँ पर z स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। ओके ये हमारा होता है एनर्जी का डिफरेंस। ओके समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ओके सो यहाँ पर मैं थोड़ा और भी चीजें आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो याद रखना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला वाला पॉइंट। ओके तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपको मालूम है, बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, है नहीं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए N1 हमेशा आता है 1 एंड N2 हमेशा कितना आता है इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक भेज देना है नहीं, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए N1 हमेशा 1 आता है, तो N2 हमेशा कितना आता है इन्फिनिटी में आता है। ओके तो सेकंड वाला सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी के लिए N1 कितना होता है, यहाँ पर N1 होता है 2 या 3 या 4 जो भी ऑर्बिट हमको दे रखा होगा। ओके इतना आता है। और N2 हमेशा कितना होता है इन्फिनिट। ओके तो N1 हमको कुछ भी दे रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन सपोज 3 नंबर सेल में है, तो अगर तो उसका सेपरेशन एनर्जी निकाल लीजिए। तो N1 का जगह 3 पुट कर लेना, 3 पुट कर लेना, N2 का जगह इन्फिनिटी पुट कर लेना। ओके समझे? यस सर। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, तो एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हमेशा याद रखना N1 हमेशा होगा 1 एंड N2 हो जाएगा 2 3 4, कोई भी सॉरी कोई भी दे रखा होगा यहाँ पर। ओके तो अगर उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन ने अगर यहाँ पर 3 नंबर सेल में ये सेल नंबर 4 में है, तो उसका एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लीजिए। ओके H+ एटम हाइड्रोजन एटम को 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसका एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा। ओके आपको ये समझ लेना चाहिए। ओके ये वाला जो एनर्जी का डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर N1 और N2 का वैल्यू इतना इतना आता है। ओके समझ में आया या नहीं? यस सर। अच्छे से समझ में आया या कोई डाउट रह गया? आया सर समझ। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। एनर्जी हमको बहुत बार सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछा गया है। ओके देखिए एनर्जी ऑफ, अगर आपका कोई भी किसी का भी एनर्जी आपको पूछा जाए, एनर्जी किसी का ऑर्बिट का, ओके तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इनटू 1/n²। ओके यस ये सर। कहां पर होगा, इफ
जेड इज सेम, अगर जेड सेम हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर जेड डिफरेंट हो जाए और एन सेम हो जाए, है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अगर एन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट क्या है, एन डिफरेंट, जेड सेम है, यहाँ पर जेड डिफरेंट है, एन सेम है, तो ई जेड विल बी इक्वल टू कितना आता है, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली पुट कर लेना, यहाँ पर एन क्या है, इफ एन इज सेम। ओके, समझे? आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, मैं जब कल आपको इन सब का क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको उसी वक्त इन सब चीजों को दिमाग में लाना है। ओके, यस सर। तो उसके बाद आया मेरा स्पेक्ट्रम। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो स्पेक्ट्रम होते हैं दो तरह का, एक होता है ऑब्जर्प्शन वाला, दूसरा होता है एमिशन वाला। ओके, तो जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी में है, तो इलेक्ट्रॉन का थोड़ा एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक जंप कर लिया यहाँ पर, है या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल व्हेन इट अब्सॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर से उधर चला गया, उसका मतलब ये हुआ कितना की एनर्जी गैप। देखिए स्पेक्ट्रम तभी आता है जब एनर्जी का गैप आता है नहीं, एनर्जी का डिफरेंस आता है तभी स्पेक्ट्रम आता है। अगर तो एनर्जी का डिफरेंस एनर्जी ऑब्जर्व करने से आता है तो उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। अगर एनर्जी का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस करने से आता है तो उसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, लॉस हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है। तो एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए उसका उसी वक्त जो स्पेक्ट्रम हमको दिखेगा उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो उसी वक्त भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा क्योंकि ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक चला जाएगा, है या नहीं? तो उसी वक्त एनर्जी का जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आया या नहीं? यस सर। ओके, सो हाइड्रोजन, हमको सिर्फ मैं डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारा सीरीज होते हैं जिसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज, उसके बाद आता है बैलमर बार्मर सीरीज, उसके बाद आता है पाचन पास्कन सीरीज, उसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज, पी फंड उसके बाद आता है फॉन्ट सीरीज, उसके बाद आता है हम्फ्री सीरीज। ओके, तो लेमन सीरीज के लिए ये लेमन सीरीज कहां पर दिखता है, ये हमारा हमेशा यूवी का रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखता है नहीं? तो बाल्मर सीरीज हमेशा विजिबल रीजन में दिखाई देता है। ओके, ये हमारा इंफ्रारेड रीजन में, आईआर, पास्कन हमेशा आईआर में। ओके, ब्रैकेट भी आईआर रीजन में। ओके, ये हमारा होता है नियर फायर आईआर, तीन तरह के, दो तरह के होते हैं, नियर आईआर एंड फार आईआर, दे आर द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, लेकिन हम्परी हमेशा फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा, इसलिए यहाँ पर N1 कितना होता है, N2 कितना होता है। ओके, देखिए यहाँ पर N1 N2, N1 हमेशा यहाँ पर आता है 1, N2 कितना होता है 2 3 अप टू इनफिनिट। यहाँ पर N1 आता है 2 3, N2 होता है 3 4 से इनफिनिट तक। यहाँ पर N1 आता है 3, N2 आता है 4 5 अप टू इनफिनिटी तक। यहाँ पर N1 आता है 4, N2 आता है 5 6 अप टू इनफिनिट। ये होता है 5, ये होता है 6 7 अप टू इनफिनिट। ये होता है 7 सॉरी 6, ये होता है 7 8 अप टू इनफिनिट। ओके, तो उसके बाद जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितना आएगा, हमेशा इतना आता है N2 - 1, है नहीं? यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस आता है N2 - 2, यहाँ पर आता है N2 - 3, यहाँ पर आता है N2 - 4, तो यहाँ पर आता है N2 - 5, यहाँ पर आता है N2 - 6।
ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ लाइंस। एक ही पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर लिया है या नहीं? Yes, sir. देखिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फास्ट लाइन, देखो किसको क्या कहते हैं। देखिए फास्ट लाइन डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। तो फास्ट लाइन को हम कहते हैं स्टार्टिंग लाइन भी कहते हैं, और उसको स्टार्टिंग लाइन को हम इनिशियल लाइन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आया द लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन को लिमिटिंग लाइन कहते हैं, और उसको मार्जिनल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल मार्जिनल लाइन। तो आपको ये पूछा जाएगा कैलकुलेट द हाउ मेनी नंबर ऑफ मार्जिनल लाइन्स आर देयर। ओके, देखिए इसके लिए लैम्बडा वैल्यू को मैक्सिमम होगा, इसके लिए लैम्बडा वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगा। ओके, देखिए उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि अल्फा लाइन कैलकुलेशन करो, बीटा लाइन क्या होगा, गामा लाइन क्या होगा। तो अल्फा बीटा गामा के बारे में भी बात कर लेना, मैं कर रहा हूँ। ओके, तो एनी सीरीज कोई भी सीरीज हो, अगर उसका फास्ट लाइन को, ओके, तो उसका फास्ट लाइन को हम कहेंगे अल्फा लाइन, उसका सेकेंड लाइन को हम कहेंगे बीटा लाइन, उसका थर्ड लाइन को हम कहेंगे गामा लाइन। हमको सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, समझे? Yes, sir. तो उसके बाद हमको ये निकालना है कि कैलकुलेट द, ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या पूछा जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर है। ओके, तो देखिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी इक्वल टू total number of spectral line will be equal to n2 minus n1 whole into n2 minus n1 plus 1 divided by 2। ओके, हाँ या नहीं? तो n2 क्या होता है? n2 होता है हायर एनर्जी सीरीज, है नहीं? n1 होता है लोअर एनर्जी। n2 होता है हायर एनर्जी लेवल जो होता है, n1 होता है हमारा लोअर एनर्जी लेवल, है नहीं? समझे या नहीं? Yes, sir. ओके, तो उसके इन सब का यूज करके हमारा रीडबर का फॉर्मूला आया। रीडबर का फॉर्मूला कितना आया? 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 109,678 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया रीडबर का फॉर्मूला। ओके, तो देखिए आपको ये याद रख लेना चाहिए, यहाँ पर 1 बाई आर का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई आर का वैल्यू होता है 9.12 10 टू द पावर -6 इतना सेंटीमीटर, या फिर 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, याद रख लेना। समझे या नहीं? Yes, sir. ओके, ये हमारा हो गया रीडबर्ग फार्मूला के तक 50% का पोर्शन अभी खत्म हो गया। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द पोर्शंस। ओके, 3 दिन लगेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा नीट में आता है। ओके, हमेशा नीट में 2 या 3 क्वेश्चन मींस 8 से 12 मार्क डायरेक्ट आप पा सकते हैं। ओके, सो ठीक है, इट इज द मोस्ट वेटेड चैप्टर ऑफ द 11th पोर्शन। तो आज का क्लास में कोई डाउट है तो मुझे बताना।
है कोई डाउट? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला, ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ओके, डाल्टन्स लॉ, थॉमसन्स मॉडल, उसके बाद मैंने थोड़ा जीके वाला पॉइंट्स आपको बोला है ना, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ओके, तो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंस होते हैं, है नहीं। उसके बाद आता है आइसोबार, एस्ट्रोन ने दिया था आइसोबार, मास नंबर सेम होता है डिफरेंट एटम का। तो आइसोडायफॉर्म मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होते हैं। तो आइसोटोन्स में इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, आइसोस्टोर में एटम सेम होने के बाद साथ साथ इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है। ओके, तो उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पेसिस हो, अगर उन दोनों का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो तो उनको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना बोला, जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वेवलेंथ। वेवलेंथ दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रॉम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो उसके बाद हमने पढ़ा वेव नंबर, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जितने भी वेव प्रेजेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं वेव नंबर। ओके, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में एक पॉइंट को कितना वेव पास कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू सी इनटू न्यू बार। ओके, उसके बाद आता है प्लैंक्स का क्वांटम नंबर। तो प्लैंक्स क्वांटम नंबर में सोर्स कभी भी कंटिन्यूअसली स्प्रेड नहीं होते, डिसकंटिन्यूअसली स्प्रेड होते हैं। ओके, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के दौरान उनको हम कहते हैं क्वांटम्स ऑफ एनर्जी। व्हेन द सोर्स इज लाइट देन इट इज कॉल्ड एज फोटॉन्स एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू the frequency of the radiation. That means E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and the value of the Planck's constant is 6.62 10 to the minus 34 joule into second. And here for n number photon E is equal to nh nu which is equal to nsc by lambda which is equal to nsc nu bar. तो उसके बाद हमने बोर्स मॉडल के बारे में बात किया। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। दो ही फोर्स के बारे में ये जिक्र किया है, जाकि जो हमारा कूलम्बिक फोर्स होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। ओके, एटॉमिक मॉडल का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा आर nth रेडियस, nth वेलोसिटी एंड nth एनर्जी लेवल का डाटा, एनर्जी डिफरेंस के बारे में पढ़ा। ओके, सेपरेशन एनर्जी, काइनेटिक सॉरी जो एक्साइटेशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इन तीनों में n1 क्या होगा, n2 क्या होगा उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अगर z सेम हो तो en क्या हो जाएगा, अगर zn सेम हो तो दो जो होता है जो हाइड्रोजन का दो सॉरी कोई भी एटम हाइड्रोजन लाइक एटम का अगर हाइड्रोजन का एनर्जी आपको दे रखा है, कोई भी सपोज आपको हाइड्रोजन का एनर्जी दे रखा है x, उन्होंने पूछा कि क्या होगा जब वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन हीलियम प्लस में होगा। तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, दैट मींस x इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4x हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे हम दूसरे क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये सब हमारा सीरीज हो गया। n1 का वैल्यू, n2 का वैल्यू, नंबर ऑफ लाइंस मैंने बता दिया आपको कितना आएगा। ओके, फर्स्ट लाइन को कहते हैं स्टार्टिंग लाइन, लास्ट लाइन को कहते हैं लिमिटिंग लाइन, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन के बारे में भी बात किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना आता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है n2 - n1 होल इनटू n2 - n1 + 1/2। ओके, समझ में आया या नहीं? हमेशा Yes, ये sir. वाला फार्मूला याद रखना। वो उसके बाद हमने पढ़ा रीडबर्ग का फार्मूला। रीडबर्ग का फार्मूला आता है 1096.78 into z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। ये हमारा होता है रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं r। ओके, तो 1 by r का वैल्यू आता है 9.12 10⁻6 सेंटीमीटर या 1912 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इतना मैंने पढ़ाया आज। तो थैंक यू and I hope you are getting understand all the points. So thank you and see you in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. तो बच्चों आपका 6 से 7:30 6 PM से 7:30 PM तक आपका बायोलॉजी का क्लास होगा, 6 से 7:30। ओके,
Thank you, sir. ठीक है, सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।